एपिसोड 9 की शुरुआत में प्लेन में एक आदमी अचानक अपनी सीट से उठ जाता है और सीने पर हाथ रख के वॉशरूम की ओर जाते हुए गिर पड़ता है। एयर होस्टेस घबराते हुए पूछती है क्या हमारे बीच कोई डॉक्टर है, तो एक लेडी दौड़कर आते हुए बताती है कि वो डॉक्टर है। फिर आदमी को पीठ के बल लिटाने में मदद करने के लिए कहती है। जैसे ही आदमी को सीधा करते हैं तो वो उसे देखते ही चौंक जाती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और पता चलता है कि असल में ये आदमी है कौन। टीवी पे न्यूज चल रही होती है कि अपराधी किम सोन को 7 साल की बच्ची को अगवा करने और उसके साथ शारीरिक शोषण के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित बच्ची की हालत इतनी गंभीर है कि उसे गहरा सदमा लगा है और किम सोन ने बताया कि उसने ये अपराध तब किया जब वो नशे की हालत में था। डॉक्टर चे इस न्यूज को देखकर सहम जाती है। तभी उसी बच्ची को अस्पताल में लाया जाता है जिसकी हालत काफी नाजुक थी और डॉक्टर चे ही उसका इलाज भी करती है। बच्ची की हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। 2 साल बाद इमरजेंसी की हालत में एक मरीज को लाया जाता है। डॉक्टर चे दौड़ कर आते हुए पूछती है क्या इसी मरीज को चाकू मारा है, पर जैसे ही वो देखती है कि ये तो वही अपराधी किम सोन है तो उसका इलाज करने से मना करती है। पुलिस वाला कहता है दूसरे अस्पताल ले जाएंगे, तब तक तो ये मर जाएगा। उसका सीनियर भी उसे साइड में ले जाकर समझाता है पर वो नहीं मानती और कहती है कि ऐसे दरिंदे को जीने का कोई अधिकार नहीं है। सीनियर कहता है कौन जीने लायक है कौन नहीं इसका फैसला हम नहीं कर सकते। तो कहती है मैं उसे मारने का नहीं कह रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मरता है तो मर जाने दो। सीनियर समझ जाता है कि ये नहीं मानने वाली और खुद ही उसकी सर्जरी करने निकल पड़ता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। एयर होस्टेस कहती है डॉक्टर आप कुछ बोलती क्यों नहीं, तो डॉक्टर चे जल्दी से मरीज को चेक करती है और घबराते हुए बताती है कि दिल के चारों तरफ फ्लूइड जमा हो गया है, फौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना होगा और जल्दी से मेडिकल किट लाने के लिए कहती है। तो एयर होस्टेस जाकर किट लेकर आती है। डॉक्टर उसमें से एक सुई निकालती है और दिल के आसपास से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने से पहले घबराते हुए एक बच्ची की तरफ देखती है। फिर अपने आप को कंट्रोल करके प्रोसीजर शुरू करती है। अगले सीन में एक लेडी पुलिस वाले को कह रही होती है कि उस डॉक्टर ने जानबूझकर मेरे पति की जान ली है, प्लीज आप ये केस किसी अच्छे वकील के पास ले जाइए। तभी उसके साथ आई बूढ़ी औरत बताती है कि इससे पहले जब मेरे बेटे को अस्पताल ले गए थे तो मैंने उस डॉक्टर की बात साफ साफ सुनी थी। मेरे बेटे को मारने की बात कर रही थी पर उस वक्त मार नहीं पाई, इसीलिए मन में चिढ़ मची थी और जब फ्लाइट में उसे दोबारा देखा तो बढ़िया मौका मिला है सोचकर मार दिया। बात पूरी होते ही वो अपने बेटे किम सोन का नाम चिल्लाते हुए रोने लग जाती है। वहीं इधर हेयोन हैरान होते हुए कहता है ये देखो दो सांगजे को भी पार्टनर बनाया जा रहा है, जितने भी कामचोर थे सबका प्रमोशन हो गया है। चोई परेशान होते हुए कहती है लगा था मिस नायोन के आने के बाद कम से कम प्रमोशन तो ईमानदारी से होगा। तभी लीजिन आकर कहता है देखते जाओ ये सब जल्दी खुद नौकरी छोड़कर चले जाएंगे और अगर रुके भी तो फिर कभी काम चोरी नहीं कर पाएंगे। अब लीजिन जब भी अटर्नी योन से बात करने की कोशिश करता है तो बिजी हूँ बोल के उसे इग्नोर करती है। लीजिन को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। शाम को लिटिगेशन टीम के मीटिंग रूम में डॉक्टर चेक कह रही होती है कि किम सोन की बीवी और माँ रोज अस्पताल आकर तमाशा करती है, सबसे कहती फिरती है कि वो एक खूनी है, यहाँ तक कि उसके मुंह पर थूक भी चुकी है। पूरी बात जानने के बाद यून कहता है मर्डर का केस तभी बनता है जब जानबूझकर मारा हो। क्या वो ये कह रही है कि जानबूझकर मारा है, तो डॉक्टर हाँ में जवाब देती है। यून पूछता है क्या उनके पास इसकी कोई ठोस वजह है, तो बताती है कि कुछ साल पहले किम सोन को जेल में किसी ने चाकू मारा था और इलाज के लिए हमारे अस्पताल में लाया गया था और तब उसने इलाज करने से मना कर दिया था। शायद उसी वक्त उसकी माँ ने उसकी बातें सुन ली होगी। तभी उसका पति कहता है ये बात इतनी सी नहीं है, असल में किस्मत ने बड़ा ही घिनौना मजाक किया है, मेरी बीवी ने ही उसकी शिकार हुई बच्ची का इलाज किया था और कुछ साल बाद उसी किम सोन को इमरजेंसी में इसके हॉस्पिटल में लाया गया और तभी उसका इलाज भी करना बहुत जरूरी था। लीजिन कहता है और फिर आप लोग प्लेन में उससे दोबारा टकरा गए, किस्मत तो वाकई बहुत अजीब है। यून पूछता है उसका इलाज करने से मना किया था तब आपने क्या कहा था, तो बताती है कि उसे ठीक से तो याद नहीं क्योंकि वो उस समय गुस्से में थी और शायद उसने कहा था कि मैं उसे मारने का नहीं कह रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मरता है तो मर जाने दो, पर अगर उसे बचाने से मिनसोल जैसी और मासूम बच्चियों को खतरा हुआ तो। लेकिन मेरी वो बात सच्ची तो साबित हो गई, भले ही इस बार वो कामयाब नहीं हुआ पर उसने फिर से एक 8 साल की बच्ची को अगवा करने की कोशिश की। उसका पति कहता है हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है, अभी तक मीडिया में नहीं आया पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन किम सोन की मौत के बाद उस केस को बंद कर दिया गया। होमिन कहती है तो उसका फ्लाइट में होना मतलब कि वो देश छोड़कर भाग रहा था, और उसका पति कहता है शायद ऐसा ही होगा। यून को सोचने के बाद कहता है बस मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने किम सोन को जानबूझकर मारा था, तो परेशान होते हुए कहती है जी नहीं। यून कहता है तो फिर ठीक है। रात में होमिन अपने दोस्तों को पूरी बात बताती है। सियोला कहती है अगर उसकी जगह मैं होती तो भी यही करती, पर किसी को मारने का सोचना और असल में मार देना ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। होमिन कहती है सही कहा, तो कहती है सच कहूँ तो हकीकत चाहे जो भी हो पर डॉक्टर चे बेगुनाह साबित हो जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। यह सुनकर होमिन और जियोन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। वहीं इधर लीजिन अपने परिवार से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। उसकी बहन बताती है कि उसकी एक दोस्त है जो अपने पति से तलाक चाहती है, तो क्या तुम उसका केस लोगे। लीजिन पहले तो मना करता है, फिर कुछ सोचने के बाद कहता है ठीक है, आप कल ही उसे मीटिंग के लिए भेज देना। अगले दिन नायोन
उन सभी का स्वागत करती है जिनका प्रमोशन हुआ था। फिर दोपहर में दोसांग काफी खुश था और अपनी पार्टनर से कहता है तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है, बाकियों से 2-3 साल पहले पार्टनर बन जाने की खुशी नहीं है। फिर हंसने लगता है तो उसकी पार्टनर कहती है लगता है आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक बार भी नहीं पढ़ा। मिस नायोन ने पार्टनर्स का पूरा सैलरी सिस्टम ही बदल के रख दिया है, अब से काम लाने पे ही सैलरी मिलेगी और आपका काम देखकर लगता तो नहीं कि अगले महीने आपके अकाउंट में एक भी बोन आने वाला है। ये सुनते ही उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वहीं इधर पुराने पार्टनर मिस्टर को से कह रहे होते हैं कि नायोन अपनी मनमानी कर रही है, आप उसे कुछ बोलते क्यों नहीं। तो मिस्टर को कहते हैं देखो मुझे कुर्सी छोड़े हुए काफी समय हो गया है, अब अगर हक जमाने जाऊंगा तो सब मुझे ही गलत मानेंगे। यह सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। तो मिस्टर को कहते हैं ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। उनके जाते ही मन ही मन सोचते हैं कि तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। फिर किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अपना काम हो गया है तो असली खेल शुरू करो। इधर लिटिगेशन टीम की मीटिंग में होमिन बताती है कि किमसोन के घर वाले डॉक्टर चे पर मर्डर का केस लगाना चाहते हैं, हमें सरकारी वकील को अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए ताकि मर्डर का केस ना लग सके। यून कहता है तो हमें ये साबित करना होगा कि इलाज और मौत के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं था, इसके लिए डॉक्टरों की राय लेनी होगी, जितनी ज्यादा हो सके उतनी एक्सपर्ट्स की राय इकट्ठी करो। होमिन कहती है ठीक है मैं आज ही जाकर डॉक्टरों से बात करती हूँ। तभी चोई बोल पड़ती है कि उसके घर में भी 2 जुड़वा बहनें हैं जो 7 से 8 साल की है और उसका घर किमसोन के घर से 10 मिनट की दूरी पे है, तो वो भी इस केस में उनकी मदद करना चाहती है। ये सुनकर बाकी लोग भी मदद करने की रिक्वेस्ट करते हैं। यून कहता है अच्छी बात है सब मिलकर काम करो। जैसे ही वो मीटिंग रूम से बाहर आता है तो लीजिन उसके पीछे आता है और कहता है अरे एक मिनट बात तो सुन, वो मेरी एक जानकार है, उसका डिवोर्स का केस ले लूं क्या। तो यून कहता है पर डिवोर्स के केस तो अटर्नी यून संभालती है ना। तो कहता है हाँ मैं उसी के साथ काम करूंगा ना। यून कहता है फिर तो क्रेडिट के लिए मिस्टर किम से बात करनी होगी। तो कहता है उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बस काम करना है, क्रेडिट नहीं चाहिए। यून चौंकते हुए कहता है और कोई काम नहीं है क्या। तो कहता है काम है ना, पर नया सीखने का मौका है तो सोचा कर लेता हूँ। यून कहता है ठीक है करो जो करना है। उसके जाते ही हंसते हुए कहता है आखिरकार तलाक का केस भी ले ही लिया। अब नायोन चेयुन नाम के एक पैरालीगल से मिलती है जिसने यूलिम के एमेंडे केस में काफी मदद की थी। वो नायोन की काफी तारीफें करता है। नायोन पूछती है तुम काम में इतने माहिर हो फिर पैरालीगल कैसे। तो बताता है कि वो लोकल लॉ स्कूल से पढ़ा है इसीलिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। नायोन उससे काफी इम्प्रेस होती है, फिर बाय बोलकर जाने लगती है। तभी देखती है कि एक आदमी जो अपनी फैमिली के साथ खाने पे आया था पर पेमेंट करने के टाइम उसका कार्ड काम नहीं करता। वो अपनी फैमिली को इसके बारे में नहीं बताता और कहता है कि आप लोग कार में जाकर वेट करो। नायोन उसे मिस्टर ली कह के बुलाती है और वो नायोन को देखकर काफी खुश होता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक टेबल पर बैठे होते हैं। मिस्टर ली कह रहा होता है कि पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे करूं, ये बिल के पैसे मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। नायोन कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले आप ये बताइए कि आप कैसे हैं, आपसे कांटेक्ट करने की मैंने बहुत कोशिश की थी। तो कहता है लगता है आपको पता नहीं मेरी कंपनी मेरे हाथों से निकल गई और ये सब ब्लू स्टोन फंड की वजह से हुआ है। नायोन चौंक जाती है और कहती है पूरी बात बताइए। तो मिस्टर ली बताने लगता है कि जैसा कि आप जानती है हाइनी कोर तो मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। एआई प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए मैंने और मेरी टीम ने इसमें अपनी लाइफ के बेशकीमती साल खर्च किए हैं। नायोन कहती है जी मुझे पता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ी कंपनियां आपकी कंपनी को खरीदने की पूरी कोशिश कर रही है, पर आपने कहा था कि आप अपनी कंपनी को कभी नहीं बेचोगे। तो कहता है हाँ पर ब्लू स्टोन ने हमारी कंपनी में 15 बिलियन वोन इन्वेस्ट किए थे, लेकिन पैसों की हेराफेरी का इल्जाम लगा के पिछले साल कंपनी मुझसे छीन ली और फिर एक दिन ओपीटी एक अमेरिकन कंपनी को 120 मिलियन वोन में बेच दिया, यानी कि 15 में खरीदा और 120 में बेच दिया। हालांकि उसकी कीमत इससे भी कई गुना बढ़कर थी, पर मुझे इस टेक्नोलॉजी को अपने देश में ही डेवलप करना था, पर इन बेवकूफों ने इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी दूसरे देश को थाली में परोस के दे दी। पूरी बात सुनकर नायोन परेशान होते हुए कहती है तो इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। अगले दिन मिस्टर कोक के पास कोई खबर भेजता है कि कल मिस नायोन मिस्टर ली से मिली थी और ये सुनते ही वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो मिस नायोन से मिलते हैं और बताते हैं कि हाइनी कोर हमारी क्लाइंट थी ना कि मिस्टर ली थे। तो नायोन कहती है पर मिस्टर ली ने पैसों की कोई हेराफेरी नहीं की थी। मिस्टर को कहते हैं मैं इसके लिए पार्टनर्स की मीटिंग बुलाता हूँ, तुम वहीं पर अपनी सफाई देना। उसके जाते ही कुछ सोचते हैं, फिर किसी को कॉल करके कहते हैं कि हमें हमारे प्लान को जल्दी अंजाम देना होगा। इधर लीजिन अटर्नी योन के साथ काम करने के लिए उसे मना रहा होता है, पर वो नहीं मानती और कहती है कि वो इस केस को अकेले देख लेगी, उसे किसी की जरूरत नहीं है। तो लीजिन उसका हाथ पकड़कर साइड में ले जाने लगता है। तो योन पूछती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो कहता है प्यार करता हूँ आपसे। ये सुनकर वो हड़बड़ा जाती है और यहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर लीजिन उसे रोक लेता है और बताता है कि वो शुरू से उन्हें पसंद करता है, पर कहीं दोस्ती ना टूट जाए इसलिए बता नहीं पाया। योन कहती है बेवकूफों जैसे बातें मत करो और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन होमिन सरकारी वकील से मिलने जाती है और जब उसे पता चलता है कि उन्होंने फर्स्ट ईयर एसोसिएट को भेजा है तो कहता है इतने बड़े केस पर एक नो सीके को भेजकर उन्होंने ज्यादा ही भरोसा नहीं दिखाया है। होमिन कहती है सर क्या मैं जान सकती हूँ आप उन पर क्या क्या इल्जाम लगाने वाले हैं। तो कहता है मर्डर का इल्जाम, मेडिकल लॉ का उल्लंघन, गंभीर चोट पहुँचाने का मामला, ये सारे
सारे इल्जाम। होमिन कहती है हम जल्दी से अपनी राय अच्छे से तैयार करके आपको दे देंगे और उम्मीद है आप पढ़कर फैसला लेंगे कि मुकदमा चलाना चाहिए या नहीं। वकील कहता है हाँ वो मैं देख लूंगा। होमिन पूछती है सर ये ऑटोप्सी की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? तो बताता है कि आते ही भेज देंगे। मेरे ख्याल से उनकी मौत का कारण था एओर्टिक डाइसेक्शन, पर उसे और भी कुछ हुआ था ऐसा कह रहे थे। ये देखो उसे कोई खानदानी बीमारी थी जो समय के साथ जानलेवा होती है, जैसे दिल की किसी बड़ी नस का फटना। उसकी मौत होना तो तय ही था। ये सुनकर होमिन कहती है ऐसे में तो मुकदमा चलाने की कोई ठोस वजह नहीं है। खानदानी बीमारी है तो फैमिली हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। क्या आपके पास उनकी मेडिकल हिस्ट्री है? तो कहता है हुई भी तो क्या। तो होमिन बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करती है कि हमें वो देखने दीजिए, वरना हॉस्पिटल से रिकॉर्ड मंगवाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। फिर भी हॉस्पिटल से रिकॉर्ड मिल पाना इतना आसान नहीं है। वकील कहता है मुकदमे से पहले जानकारी देना प्रोसिक्यूटर के हाथ में होता है। तो कहती है जी सर, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ। वकील कहता है ठीक है, सोच के बताता हूँ। देर रात तक होमिन और उसके दोस्त मेडिकल की बुक्स पढ़ के परेशान हो जाते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जोई कहती है अगर ऐसे ही पढ़ते रहे तो हम भी डॉक्टर बन जाएंगे। फिर होमिन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सियोला को लेकर आती है और सबको बताती है कि वो उसकी रूममेट है और साथ ही एक अच्छी डॉक्टर भी है। सियोला बताती है कि किमसोन को एओर्टिक डाइसेक्शन हुआ था, जो खानदानी बीमारी VEDS के चलते होता है, पर शायद डॉक्टर को लगा होगा कि उसे कार्डियक टेम्पोनेट हुआ है। दोनों के लक्षण इतने मिलते जुलते हैं कि बिना मेडिकल उपकरणों के भेद कर पाना आसान नहीं है। फिर वो उसके परिवार की मेडिकल हिस्ट्री देखकर बताती है कि लक्षणों को देखकर लगता है कि उसके दादी और अंकल को भी VEDS ही था। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं कि आखिरकार तोड़ मिल ही गया। अब होमिन और चोई मिलकर स्टेटमेंट तैयार करने में लग जाती है और काम पूरा होते ही दोनों काफी खुश होती है। होमिन कहती है तो क्यों ना थोड़ी देर ताजी हवा में टहल कर आए, मुझे एक बहुत ही बढ़िया जगह पता है। और दोनों छत पे बैठकर बातें करने लगती है। होमिन पूछती है तेरी सच में 2 जुड़वा बहनें हैं, वो भी 7 साल की? काफी सालों का अंतर है, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स में काफी बनती होगी। तो चोई दुखी होते हुए बताती है कि उसके माँ बाप नहीं है। जब वो हुई थी तब उसकी माँ नाबालिग थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर जब वो हाई स्कूल में थी तब उसकी माँ कहीं चली गई, फिर कुछ साल बाद वापस आई और अपनी जुड़वा बेटियां छोड़कर फिर गायब हो गई। ये सुनकर होमिन भी दुखी हो जाती है और कहती है 7 साल की बच्चियों की देखभाल करना बहुत मुश्किल होता होगा। तो कहती है उसकी मौसी पास में ही रहती है, वो उसकी बहुत हेल्प करती है, पर अक्सर वो दोनों अकेले ही किंडरगार्टन आती जाती रहती है, इसीलिए किमसोन रिहा हो गया। ये सुनकर वो काफी डर गई थी, पर उसकी मौत की खबर से उसे काफी राहत भी मिली। होमिन कहती है उसे उसके कर्मों का फल मिला है। फिर अपनी जुड़वा बहन होजू के बारे में बताती है। काफी बातें करने के बाद अब ये दोनों कलीग से दोस्त बन जाते हैं। सुबह यून के आते ही उसे पूरी बात बताते हैं। यून कहता है मतलब कि हम ये दावा करने वाले हैं कि डॉक्टर ने कार्डियक टेम्पोनेट समझकर मरीज का इलाज किया था, क्योंकि बिना मेडिकल उपकरणों के ये समझ पाना मुश्किल है कि उसे असल में एओर्टिक डाइसेक्शन हुआ था, जो खानदानी बीमारी VEDS के चलते होता है। होमिन कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि VEDS एक रेयर खानदानी बीमारी है, तो इमरजेंसी की हालत में कोई भी डॉक्टर उसे बिना मेडिकल हिस्ट्री के एओर्टिक डाइसेक्शन ही मानकर चलेगा। लीजिन कहता है अगर हम उन्हीं हालातों में दूसरे डॉक्टर क्या फैसला करते हैं ये बयान दिला सके और ये साबित कर दे कि डॉक्टर चे ने हालातों के हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया था, तो शायद वो इल्जामों से बरी हो जाएगी। यून को सोचने की बात कहता है पर अगर मिस चे को उसकी बीमारी का पहले से पता हो तो हम ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो निर्दोष है। होमिन कहती है पर अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मिस चे को किमसोन की बीमारी के बारे में पहले से पता था। यून कहता है ठीक है, एक्सपर्ट की राय हमारे स्टेटमेंट में जोड़ दो और फिर ड्राफ्ट को पूरा करके प्रोसिक्यूटर के पास जमा कर दो। इधर मिस्टर को के मना करने के बावजूद नायोन यून को लेकर मिस्टर ली से मिलने जाती है। मिस्टर ली बताते हैं कि जब कोई भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था तो वो निराश हो गए, क्योंकि रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। फिर यूलिन की एक पार्टी में ब्लूस्टोन हाइनी कोर में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गई। सब कुछ सही चल रहा था, पर ब्लूस्टोन ने पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा के कंपनी हड़प ली। यून कहता है और आपका केस मिस नायोन देख रही थी, पर इन्हें ही केस से हटाकर डिमोट कर दिया गया। मिस्टर ली चौंकते हुए कहता है क्या इस वजह से आपका डिमोशन हुआ था? तो नायोन कहती है शायद ब्लूस्टोन के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट में कोई बड़ा लूपहोल होगा और इसका मुझे पता न चल जाए, इस डर से मुझे केस से हटाकर दूर भेज दिया गया। यून पूछता है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर आए हैं? और मिस्टर ली हाँ में जवाब देते हुए कॉन्ट्रैक्ट यून को थमा देते हैं और यून कहता है ठीक है, इसे मैं एक बार ठीक से पढ़ लेता हूँ। इधर लिटिगेशन टीम अपना काम कर रही होती है, तभी चोई के पास कॉल आता है और वो परेशान होते हुए कहती है क्या मेरा नाम कोई यूज कर रहा है? रुको मैं अभी आती हूँ। होमिन पूछती है क्या हुआ? तो बताती है कि किसी ने उसका नाम यूज करके फ्रॉड किया है और अब पुलिस उसे गवाही के लिए बुला रही है। होमिन कहती है पर हमें तो प्रोसिक्यूटर से मिलने जाना था। तो कहती है मैं लेट हुई तो यून सर को बता दूंगी, वो चले जाएंगे। कई घंटों तक चोई नहीं आती तो होमिन उसके लिए परेशान होती है। तभी यून आकर कहता है चलो प्रोसिक्यूटर से मिलने चलते हैं और दोनों निकल जाते हैं। प्रोसिक्यूटर स्टेटमेंट पढ़कर कहता है इसमें साफ साफ हर एक चीज को समझाया गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर चे बेकसूर है, तो हम इन पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा रहे। फिर मिस चे से कहता है जांच पूरी हो गई, आप जा सकती है। ऑफिस से बाहर आते ही मिस चे पूछती है तो क्या ये सब खत्म हो गया? तो यून कहता है हाँ, उन्होंने केस ना करने का फैसला
लिया है तो ये मामला यहीं पर खत्म होता है। यह सुनकर मिस चे उनका शुक्रिया करती है। अब ऑफिस आते समय होमिन को समझ नहीं आता कि यह मामला इतना जल्दी कैसे निपट गया। हालांकि उसने स्टेटमेंट पर काफी मेहनत की थी, पर मामला ऐसे खत्म हुआ जैसे प्रोसिक्यूटर को इसी का इंतजार था। तभी उसके पास चोई का कॉल आता है और उसकी बात सुनने के बाद वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। यून पूछता है क्या हुआ, तो कहती है शायद गलतफहमी हुई है, पर अब भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर मुझे अभी उसके घर जाना होगा सर। यून पूछता है वो क्यों, तो कहती है उसकी छोटी बहनों की छुट्टियां हैं, पर उनकी मौसी बाहर गई है तो दोनों घर पे सुबह से अकेली है सर। यून कहता है वो दोनों तो 7 साल की है ना, और उनके पेरेंट्स कहाँ पर है, तो बताती है कि उनके पेरेंट्स नहीं है, शायद चोई उन्हें अकेले ही संभालती है और पास में रहने वाली मौसी मदद करती है। यून कहता है ठीक है, उसका एड्रेस बताओ, तो कहती है मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। यून कहता है उन्हें भूख लगी होगी, देर करने से अच्छा इसी कार में चलते हैं। उसके पते पर पहुंचते हुए रात हो जाती है। ड्राइवर कहता है इससे आगे पैदल चलकर जाना होगा। यून कहता है चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। होमिन मना करती है पर वो नहीं मानता। अब जैसे ही डोरबेल बजाते हैं तो बच्ची की आवाज आती है कौन है। होमिन कहती है मैं तुम्हारी बड़ी बहन की दोस्त हूँ, तो कहती है पर उनकी तो कोई दोस्ती नहीं है। होमिन कहती है मैं उनकी ऑफिस वाली दोस्त हूँ, चोई ने कहा था कि वो देर से आएगी तो हमें तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। बच्ची कहती है ठीक है, फिर पासवर्ड क्या है, तो होमिन कहती है चॉकलेट मिल्क। यून कहता है ये क्या है, तो होमिन कहती है वो चोई ने बता दिया था कि बच्चियां शायद पासवर्ड पूछ सकती है। ये सुनकर यून हंसने लगता है। तभी बच्ची दरवाजा खोलती है तो होमिन उसे हेलो कहती है। बच्ची पूछती है क्या ये भी उनके दोस्त हैं, तो होमिन कहती है नहीं ये हमारे बॉस है। तो बच्ची कहती है ओ तो आप ही वो बॉस हो जो सबको डराते हो। यून कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर में आने के बाद होमिन कहती है भूख लगी है ना, बोलो क्या खाओगी, तो दोनों खुश होकर अलग अलग डिशेज का नाम बताने लगती है। फिर पहली वाली ग्रिल रिब्स का नाम लेती है तो दूसरी वाली कहती है वो तो नहीं खा सकते, दीदी ने कहा था ग्रिल रिब्स साल में सिर्फ एक ही बार खा सकते हैं। तो यून कहता है अगर ऐसा है तो क्यों ना डिनर के लिए कहीं बाहर चला जाए, और ये सुनकर दोनों खुशी के मारे झूम उठती है। इन्हें देखकर यून भी काफी खुश होता है। अब चारों एक रेस्टोरेंट में बैठकर ग्रिल रिब्स खाते हैं। होमिन पूछती है खाना कैसा है, तो कहती है बहुत अच्छा है, पर एक पीस खाने के बाद ही दोनों कहती है हमारा पेट भर गया है। यून चौंकते हुए कहता है अरे बच्चे तुम और भी खा सकती हो, तो कहती है कोई बात नहीं, पर ये बचा हुआ खाना लेके जा सकते हैं क्या, तो यून पूछता है पर वो क्यों, तो कहती है दीदी को भी ये खाना बहुत पसंद है। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो दीदी ने पेट दर्द का बहाना बनाया ताकि हम खा सके। उन्होंने कुछ नहीं खाया पर मुझे पता था कि वो हमारे लिए बहाना बना रही है, लेकिन खाना इतना अच्छा था कि मैं उस दिन सब खा गई। ये सुनकर तो यून काफी दुखी हो जाता है, पर मुस्कुराते हुए कहता है एक काम करो इसे तुम खा लो, हम उनके लिए दूसरा ले जाएंगे। बच्चियां खुश होते हुए कहती है क्या सच में, फिर वो उन दोनों बच्चियों से प्रॉमिस भी करता है कि वो ऑफिस में भी उनकी दीदी को अच्छा खाना खिलाएगा। होमिन कहती है आपको पहली बार इतना कुछ देखा है, पर यून के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता। अब वो उन्हें सुपरमार्केट लेकर जाता है और कहता है तुम्हें जो भी चाहिए इसमें भर दो। ये सुनते ही बच्चियां खुश होकर अपनी मनपसंद चीजें ढूंढने लगती है। घर आने के बाद इतना सारा खाना उनके किचन में रखता है और कहता है आज से पेट भर के खाना, और बच्चियां भी हाँ में जवाब देती है। यून कहता है तो ठीक है मैं निकलता हूँ, तुम इन्हें सुलाकर आ जाना। होमिन कहती है ठीक है सर आप जाइए, पर बच्चियां जिद करने लगती है कि आप मत जाओ ना, थोड़ी देर और रुक जाओ ना अंकल। फिर होमिन भी रिक्वेस्ट करती है तो रुक जाता है। होमिन कहती है इनको तो आपसे लगाव हो गया सर, तो यून कहता है हाँ इन्हें प्यार करने वाले बहुत कम है ना। अब बच्चियां सो जाती है और होमिन किमसोन वाले केस के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है आपको क्या लगता है सर, क्या मिस चे सिर्फ किस्मत से बच गई, तो कहता है क्या वो किस्मत थी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और पता चलता है कि हर कोई डॉक्टर को बचाना चाहता था, यहाँ तक कि प्रोसिक्यूटर खुद उसे बेकसूर मान रहा था, पर कानूनन बेकसूर साबित करने में हर किसी को बहुत पापड़ बेलने पड़े। अब डॉक्टर चे ने उसे जानबूझकर मारा था या नहीं ये तो राज का राज ही रह गया, पर अंत में सब लोग मिलकर उसे इंसाफ दिलाने में कामयाब हो गए। तभी नींद में बच्चियां बड़बड़ाने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।